चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं और राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण 90 प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट हैं और दोस्तों हालांकि ये संपूर्ण वीडियो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि आंतरिक प्रवाह की बहुत सी नदियाँ अभी इसमें बाकी हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है, वो सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम चंबल। चलिए, चंबल का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यानी चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के मऊ जिले में स्थित जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। तो चंबल नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के मऊ जिले के जानापाव की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, कौन सी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है? कौन सी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है? ये चंबल नदी है और अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। प्रश्न ध्यान से देखना। चंबल नदी का बहाव राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 135 किलोमीटर। अब दोस्तों आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि बहाव जब 135 किलोमीटर ही है तो ये सबसे लंबी नदी कैसे होगी? दोस्तों ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है और राजस्थान के भीतर ये 135 किलोमीटर ही बहती है और बाकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है उस पर बहती रहती है। चलिए, भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है? तो एकमात्र नदी भारत की जो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है, चंबल नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ बहती है। चलिए, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चंबल घाटी परियोजना की 3 बांध हैं। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध है वो किस जिले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। और उसके बाद जवाहर सागर बांध है वो कोटा में। तो ये चंबल नदी के तीनों बांध हैं। नेक्स्ट, चंबल नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। चंबल नदी की सहायक नदियों के नाम पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी और पुराई। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी और पुराई। अगला प्रश्न है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के साथ कितनी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है? 250 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के साथ 250 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूलिया जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और 18 मीटर ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी जहाँ ऊपर से नीचे जल गिरता है, एक तरह का झरना। तो चूलिया जलप्रपात है और ये 18 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर है। 966 किलोमीटर में से 250 किलोमीटर की तो वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है और राजस्थान के अंदर बहती है और फिर मध्य प्रदेश में बहते हुए ये विलुप्त हो जाती है। चंबल नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? चरमवती, नित्यवाही, सदानीरा, कामधेनु। तो राजस्थान की 2 नदियां हैं जो नित्यवाही नदियां हैं। तो उनमें एक नाम चंबल भी है और एक नित्यवाही नदी है, उसका जो नाम है वो लास्ट का प्रश्न है आज के वीडियो का। तो चंबल नदी के अन्य नाम कौन से हैं? चरमवती, चरमवती और सदानेरा और कामधेनु। आदिवासियों का महाकुंभ कौन से स्थान को कहा जाता है?
बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है और ये डूंगरपुर में लगता है। सोम माई जाखम, जहाँ पर सोम माई जाखम का जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर आदिवासियों का जो पवित्र मेला लगता है उसको आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम। चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? देखिएगा, चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? तो प्रॉपर रूप से कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, तीन में बहती है। प्रॉपर चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में, और सीमा बनाती है सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। यानी मध्य प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर के साथ। तो कुल मिलाकर ये 6 जिलों को छूती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी में पूर्ण रूप से बहती है और सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर से सीमा बना करके बहती है। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ नामक स्थान है, वहां पर ये प्रवेश करती है। चलिए, राजस्थान के किस स्थान पर चंबल सहायक नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? चंबल का त्रिवेणी संगम है, देखिएगा। तो ये मानपुर रामेश्वर घाट प्रसिद्ध है। मानपुर का रामेश्वर घाट, जहां बनास, खारी और सीप ये मिलकर के एक त्रिवेणी संगम बनाया जाता है सवाईमाधोपुर में। तो चंबल राजस्थान के किस स्थान पर सहायक नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? मानपुर में, रामेश्वर घाट पर, बनास, खारी और सीप ये उसकी सहायक नदियां, उनके साथ मिलकर ये संगम बनाती है सवाईमाधोपुर में, रामेश्वर घाट पर। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में जहां पर वनों की अधिकता है तथा गहरे गड्ढे युक्त भूमि है उसको क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र कहा जाता है। डांग क्षेत्र कहा जाता है, देखिए। चलिए नेक्स्ट, आहू नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? मध्य प्रदेश के मेहंदी गांव से आहू नदी निकलती है। मध्य प्रदेश के मेहंदी गांव से आहू नदी निकलती है, ठीक है। आहू नदी राजस्थान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? झालावाड़ के नंदपुर में। तो झालावाड़ का नंदपुर है, वहां पर आहू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका प्रवेश यानी इसका उद्गम भी कहां पर है? मध्य प्रदेश से, आहू का भी। झालावाड़ के कौन से स्थान पर काली सिंध और आहू नदी का संगम होता है जहां पर जलदुर्ग बना होता है? देखिएगा, झालावाड़ के कौन से स्थान पर काली सिंध और आहू नदी का संगम होता है जहां पर जलदुर्ग बना हुआ? गागरोन स्थान पर यानी इनका संगम होता है और गागरोन का जल का किला बना हुआ है। गागरोन जलदुर्ग है वो बना हुआ है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश का सीहोर है वो पार्वती नदी का उद्गम स्थल है, मध्य प्रदेश का सीहोर। चलिए नेक्स्ट, पार्वती नदी राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? बारां के करियाहट में प्रवेश करती है। पार्वती नदी है वो बारां के करियाहट में प्रवेश करती है। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा? काली सिंध नदी का उद्गम स्थल, तो ये मध्य प्रदेश के बागली गांव देवास से काली सिंध नदी है वो निकलती है। मध्य प्रदेश के बागली गांव के देवास से। काली सिंध नदी राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? झालावाड़ के रायपुर में काली सिंध नदी है वो प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन अपना है, वन की आशा, व्रणानाशा, वशिष्ठी किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। वन की आशा, व्रणानाशा, वशिष्ठी किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। बनास नदी का उद्गम कहां पर है? खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़, राजसमंद। तो बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़, राजसमंद में। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है कुंभलगढ़ में और राजसमंद जिले से। चलिए, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है और ये 480 किमी बहती है। बनास नदी है और 480 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। देखना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी
बनास है। बनास नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? बनास नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, टोंक और सवाईमाधोपुर में बनास नदी बहती है। ठीक है जी। बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बनास नदी की सहायक नदियाँ, तो सहायक नदी हैं बेड़च, मेनाल, खारी, कोठारी और मोरेल। बेड़च, मेनाल, खारी, कोठारी और मोरेल बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। ईसरदा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर सवाईमाधोपुर में बनाया गया ईसरदा बांध। बिसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर बनाया गया, टोडाराय सिंह टोंक में बनाया गया है। तो बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर बनाया गया, टोडाराय सिंह टोंक में ये बांध बनाया गया है। बनास नदी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार आकार है। बनास नदी का आकार है वो सर्पिलाकार, सांप के आकार के। लुप्त प्राय घड़ियाल तथा गंगा डॉल्फिन कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन जो लुप्त प्राय हैं वो कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय चंबल घाटी अभ्यारण्य में ये पाए जाते हैं। चंबल घाटी का जो अभ्यारण्य है उसमें पाए जाते हैं। कौन सी नदी पर कोटा में हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है? काली सिंध नदी पर हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है। बेडस नदी को उदय सागर झील से पहले क्या कहा जाता है? बेडस नदी आयर नदी कहते हैं। बेडस नदी जब उदय सागर झील से पहले बहती है, उद्गम स्थल से उदय सागर से पहले तक उसको आयड कहा जाता है और उसके बाद में उसका नाम क्या हो जाता है? बेडच हो जाता है। बेडस नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदय सागर तक उसका नाम क्या है? आयड है। और बाद में उसको क्या कहा जाता है? बेडच कहा जाता है। बेडच नदी की लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट। आर्य सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर होता? आयड नदी के तट पर, यानी बेडच जिसका दूसरा नाम भी है। बेडच भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर किस नदी में मिल जाती है? बेडच बनास नदी में मिल जाती है। तो भीलवाड़ा का बिगोद नामक स्थान है, वहां पर बेडच नदी है वो बनास नदी में विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा? कोठारी नदी, कोठारी नदी याद रखिए, मोस्ट प्रश्न है। दिवेर राजसमंद में से कोठारी नदी निकलती है। कोठारी नदी बनास नदी में कहाँ पर विलीन हो जाती है? भीलवाड़ा के नंदसराय में कोठारी नदी है वो बनास नदी में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। नेक्स्ट है, खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खारी नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद का बिजराल गांव है, वहां से खारी नदी है वो निकलती है, राजसमंद का बिजराल गांव। खारी नदी किस स्थान पर बनास में विलीन हो जाती है? खारी नदी टोंक के देवली नामक स्थान पर खारी नदी है वो बनास में विलीन हो जाती है। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जावरा की पहाड़ियाँ, रतलाम, मध्य प्रदेश। तो जावरा की पहाड़ियाँ, रतलाम, मध्य प्रदेश से गंभीरी नदी निकलती है। गंभीरी नदी राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? गंभीरी नदी राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। गंभीरी नदी कहाँ पर बेडस नदी में मिल जाती है? बेडस नदी में, देखिएगा ये बेडस में मिलती है गंभीरी नदी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास ये बेडस नदी में मिल जाती है। लूनी नदी के दूसरे नाम बताइए। सागरमती, लवणवती, मरुआसा। तो मरुस्थल की आशा, लवणवती और सागरमती। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में बहाव 330 किलोमीटर। लूनी नदी है उसकी लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में ये सिर्फ 330 किलोमीटर बहती है। देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। लूनी नदी है, लूनी नदी है वो पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है।
पश्चिमी राजस्थान की गंगा अथवा रेगिस्तान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की गंगा का अथवा रेगिस्तान की गंगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अजमेर जिले की नाग पहाड़ियाँ है, वहाँ से लूनी नदी है वो निकलती है, अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से। आरंभ में लूनी नदी को क्या कहते हैं? शुरुआत में जब वह नाग पहाड़ी से निकलती है उसको क्या कहते हैं? तो सागरमती कहते हैं। लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। सहायक नदी सूखड़ी, मीठड़ी, जवाई, सागी, लीलड़ी, जोजड़ी। सूखड़ी, मीठड़ी, जवाई, सागी, लीलड़ी, जोजड़ी, ये क्या है? लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, जवाई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जवाई नदी पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से जवाई नदी है वो निकलती है, पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से। जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जोजड़ी नदी, देखिएगा बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, ये प्रश्न सबसे अलग है। नागौर जिले का पोडलू गांव, इसका उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला नहीं है, ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, ये एक ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, देखिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट, सूकड़ी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? पाली जिले का देसूरी गांव, देसूरी गांव से सूकड़ी नदी निकलती है, पाली जिले के देसूरी गांव से सूकड़ी नदी है वो निकलती है। खारी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? खारी नदी का सिरोही का शेर गांव है, वहां से खारी नदी है वो निकलती है, खारी नदी। नेक्स्ट, मीठड़ी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? पाली नदी से निकलती है मीठड़ी नदी, मीठड़ी पाली से। अगला है, बांडी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध है वो बांडी नदी पर बना हुआ है, बांडी नदी पर हेमावास बांध है वो बना हुआ है। नेक्स्ट, केमिकल रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बांडी नदी को केमिकल रिवर के नाम से जाना जाता है, बहुत प्रदूषित नदी है ये। बांडी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? पाली में है, पाली है इसका उद्गम स्थान। सोम नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? सोम नदी का, तो सोम नदी का उद्गम स्थान उदयपुर में ऋषभ देव के पास बिच्छामेड़ा पहाड़ियों से निकलती है, तो उदयपुर में ऋषभ देव के पास है बिच्छामेड़ा पहाड़ियां, वहां से सोम नदी निकलती है। जाखम का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जाखम का, जाखम नदी का प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादरी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ियां हैं, तो प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ियां, वहां से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी निकलती है दोस्तों? जाखम नदी निकलती है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? साबरमती, साबरमती नदी का उद्गम स्थल है उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ियाँ, उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में स्थित अरावली पहाड़ियों से साबरमती नदी निकलती है। साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर है, साबरमती नदी है वो 416 किलोमीटर लंबी है। उदयपुर की झीलों को पानी के लिए किस नदी पर राज्य की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है? यानी उदयपुर की झीलों को पानी की पूर्ति करने के लिए, पानी की सप्लाई करने के लिए किस नदी पर राज्य की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है? उदयपुर के देवास में साबरमती नदी पर 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। चलिए जी, पश्चिमी बनास का उद्गम स्थान कौन सा? पश्चिमी बनास का सिरोही का नया सानवारा गांव, पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल है सिरोही का नया सानवारा गांव है। राजस्थान के इस एक कोई दो जिले बताइए जिनमें नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है, राजस्थान के ये दोनों जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है। सीकर जिले में कौन सी नदी है? सीकर जिले में तो ये कांतली नदी है, या कांतली नदी है, ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी मानी जाती है, जैसे घग्गर नदी है वैसे ये है। अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही बनास, लूनी, चंबल, माही, बनास, लूनी, चंबल, माई, ये अवरोही क्रम है। कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही नदी, माई नदी है वो कर्क रेखा को क्या करती है? दो बार काटती है, याद रखना।
माई नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है माई नदी की कुल लंबाई। तो माई नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। माई नदी का राजस्थान में बहाव कितना है? 171 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है, 171 किलोमीटर। राजस्थान में माई नदी के तट पर डूंगरपुर जिले में कौन सा उर्स लगता है? कौन सा उर्स लगता है डूंगरपुर जिले में? गलियाकोट का उर्स लगता है, गलियाकोट का उर्स। अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार का भाव किस नदी का है? माई नदी का है। अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार का भाव माई नदी का है। अगला है, आदिवासियों की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है आदिवासियों की जीवन रेखा। दक्षिण राजस्थान की सवर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण राजस्थान की सवर्ण रेखा माई नदी को दक्षिण राजस्थान की सवर्ण रेखा कहा जाता है। बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बागड़ की गंगा और कांठल की गंगा, माही नदी को बागड़ की गंगा अथवा कांठल की गंगा कहा जाता है। माई नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? माई नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहंद झील से ये निकलती है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहंद झील है, वहां से ये निकलती है माई नदी। माई नदी किस स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले के खादू में। बांसवाड़ा जिले के खादू में माई नदी है, वो राजस्थान में प्रवेश करती है। माघ की पूर्णिमा को भरने वाला आदिवासियों का महाकुंभ कहाँ पर लगता है? माघ की पूर्णिमा को आदिवासियों का महाकुंभ लगता है, वो कहाँ पर लगता है? आसपुरा तहसील के नवाटापुर गांव में। देखिए, आसपुरा तहसील के नवाटापुर गांव में सोम माही जखम के त्रिवेणी संगम स्थल पर बेणेश्वर मेला भरता है। बेणेश्वर मेले की विशेषता देखिएगा कि ये माघ माह की पूर्णिमा को भरता है, आदिवासियों का महाकुंभ है, और आसपुर तहसील के नवाटापुर गांव में सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम स्थल पर यह मेला भरता है। माई नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सोम, जाखम, अनास, हरण, मोरेन, भादर, इरू। सोम, जाखम, अनास, हरण, मोरेन और भादर और इरू, ये नदी यहाँ हैं जो माई नदी की सहायक नदियां हैं। कडाना बांध पंचमहल गुजरात किस नदी पर बना हुआ है? तो कडाना बांध है वो गुजरात में बना हुआ है, पंचमहल स्थान पर ये माई नदी पर बना हुआ है, माई नदी पर देखिएगा। चलिए, माही बजाज सागर बांध बोरवास गांव बांसवाड़ा किस नदी पर के तट पर बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध बोरवास गांव बांसवाड़ा किस नदी के तट पर बना हुआ है? माई नदी के तट पर यह बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर। मध्य प्रदेश और राजस्थान की माई नदी पर परियोजना है, संयुक्त परियोजना है माई नदी घाटी परियोजना। चलिए, माई नदी कहां पर जाकर विलुप्त होती है? माई नदी कहां पर जाकर विलुप्त होती है? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। माई नदी की पहचान किस रूप में है? नित्यवाहिनी नदी के रूप में माई नदी की पहचान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के 90 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छे लगे तो कोई बात नहीं।